ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको हार्ट डिसीज़ के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब आपको अगर ये जो सिम्टम्स है वो आपको दिख रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट का डिसीज़ है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको चेस्ट पेन होगा, ठीक है, आपके शोल्डर में पेन होगा, आपके नेक पे पेन होगा, ठीक है, क्रैम्प्स आएंगे हैं हाथ पे, यानी हाथ पे ऐंठन जैसी महसूस होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये क्या है, अनइजीनेस, यानी कि आपको जो बेचैनी बोलते हैं ना वो वैसा कुछ रहेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको ये ध्यान में नोटिस करने वाली बात है कि आपको हार्ट का डिसीज़ हो सकता है, इसलिए आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, रीजंस ऑफ हार्ट अटैक। अब आपको रीज़न क्या है हार्ट अटैक आने का, ठीक है। हार्ट अटैक आने का रीज़न क्या होता है, स्मोकिंग, आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहलिज्म, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, डायबिटिक, यानी कि आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। डायबिटीज़ होगा तो आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें खा रहे हो, जो मीठे चीज़ें हैं उसको ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपरटेंशन, आपको टेंशन ज़्यादा, मतलब आप जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा लेते हो, टेंशन लेते हो, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। ओबेसिटी मैंने बताया था आपको, मोटापा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये क्या है, रीज़न है हार्ट अटैक का। आप जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, हेल्दी जो मील होता है, जो अच्छा खाना है वो नहीं खाते हो, आपका हेरिडिटी का इशू है, यानी कि आपका जो ये जो बीमारी आई है आप ये आनुवंशिक है, ठीक है। हेरिडिटी मैंने आपको पहले भी बता चुका था, ठीक। मेंटल स्ट्रेस, आप दिमागी रूप से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, सो यहाँ पे ये सब चीज़ें, एंगर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें, यानी आपको गुस्सा भी आता है, ये सब चीज़ें जो है ये हार्ट अटैक को आने के लिए ये रीज़न है ये सब, ठीक है। ये सब चीज़ें कम से कम आप करोगे, कम से कम क्या करना ही नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल का एडिक्ट नहीं बनना है, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हार्ट डिसीजेस के आपको कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन हार्ट सर्जरी है, ठीक है, बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, यानी जो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, इंस्टेंशन ऑफ स्टेम्स है, उसके बाद आपको इंस्टेंशन ऑफ पेस मेकर, ये सब चीज़ें क्या है, हार्ट से जो डिसीज होते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें उसमें काम आती है, ये सब सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के तौर पर वहाँ पे की जाती है, समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हार्ट अटैक आया तो फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज़, तो आपको करना क्या है, आप शुरू में क्या कर सकते हो, आप 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो पेशेंट है उसको ज़मीन पर, जो ऐसी ज़मीन पर, ऐसी सरफेस पर लिटाना है जो कि जो टफ सरफेस हो, ठीक है, यानी वो कड़ा हो, ठीक है, वैसे सरफेस आपको उसको लिटाना है, और उसके जो चेस्ट है उस पर 100 से 120 जो आपको पुश लगाने हैं, ठीक है, पर मिनट, यानी 100 to 120 पर मिनट, यहाँ तक आपको लगभग, और कितने बार करना है, 30 टाइम्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है ख़राब है वो सही हो सकती है, ठीक है। तो आप पेशेंट को आप पहले तो आप चेक कर लोगे, अगर उसकी हालत गंभीर है, कॉन्शियस ज़्यादा है, ठीक है, पेशेंट खराब मतलब लग रहा है कि आपको ये ज़्यादा ही सीरियस है, ठीक है, तो आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि उस समय आप जब एम्बुलेंस बुलाए हो तो आपके पास जो एम्बुलेंस आने का टाइम है ना, उस बीच में आपको ये कर लेना है, ठीक है। 30 से 40 बार ये करना है आपको हर मिनट, ठीक है। 100 to 100 टाइम्स आपको काफ़ी तेज़ दबाव से आपको चेस्ट पर फटाफट प्रेशर मतलब प्रेस करना है, जिससे कि जो हार्ट है ना वो बंद ना हो, और यानी कि जो ब्लड का फ्लो है ना थोड़ा बहुत होता रहे, ठीक है ना, नहीं तो जो इंसान है वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए मिसयूज ऑफ मेडिसिन, देखो कई बार क्या होता है कि जो हम लोग दवाई लेते हैं, ठीक है, कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी हमको प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जो डॉक्टर है जो हमको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये दवा लेनी है लिख के देता है, बराबर ना,
तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग मेडिकल से जाके कोई भी दवा ले लेते हैं और हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। मान लो आपका सर दुख रहा है, आपने ले लिया, कल वापस से सर दुखा, वापस से ले लिया, हाँ, वापस से पेन हुआ, वापस से ले लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप इस दवा को, कोई भी दवा है, उस दवा को आप ओवरडोज कंज्यूम करोगे तो आपका जो लीवर है उसमें, आपको जो लीवर का सिस्टम है ना वो आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी मतलब सिस्टम जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालेगा, जो काम करता है, वो आपका ये सब चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पेन किलर हो, ज़्यादा करके ये पेन किलर ही लोग खाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बराबर ना, तो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। ओवरडोज ऑफ पेन किलर में आप देखिए, ओवरडोज में डैमेज नर्वस सिस्टम, आपको जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना, आपके लीवर को ख़राब कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो आपके अंदर बॉडी में एंटीबॉडी बनती है ना, उसको और मजबूत बनाने के लिए होती है। लेकिन ये तब आपको ज़रूरी होता है जब आपके बॉडी में एंटीबायोटिक कम से कम बन रहा हो, यानी कि वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको हिंदी में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, वो वीक है ना, तो आपको एंटीबायोटिक आपको मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो स्टमक पेन, ठीक है, आपका डिसेंट्री, ठीक है, रेसेस, वाइट पैचेस ऑन टंग, जो जीभ होती है उसको आपको वाइट पैचेस आपको दिखने लगते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको नोटिस में आती है कि किससे, कब, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है वो आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया भी था एक बार, ठीक है, याद है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन। जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इज़ देयर एनी अल्टरनेट फॉर दिस? आप उनके पास कोई अल्टरनेटिव है क्या, ठीक है? उस मेडिसिन को आपको जो इतनी कॉस्टली है उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? तो उसका अल्टरनेटिव है, ठीक है। क्या है? जेनेरिक मेडिसिन। अब जेनेरिक मेडिसिन आपको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो जनरल मेडिसिन होती है, आप ऐसा समझो, तो जो जनरल मेडिसिन होती है उसको हम लोग जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दवाएं होती है ना, ये बिना पेटेंट के होती हैं। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी दवा अगर बनाएगी तो उसके पास उसका पेटेंट होगा। पेटेंट मतलब, कहने का मतलब कि आप उसका अधिकार सिर्फ उसके पास ही है, वो वही उसका जो पूरा रिसर्च लगा है, पूरा वो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके दवाई बनाई गई है, तो उसके पास उसका पेटेंट है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप ऐसे समझो, एग्जांपल के तौर पर कोई चीज़ चाइनीज़ है, कोई चाइना का मोबाइल है, ठीक है, तो उस चाइना के मोबाइल से और उसी चाइना के कोई दूसरी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उससे तो जो कंपेयर करोगे ना, तो आपको फीचर सेम ही मिलने वाले हैं। बस आपका जो ब्रांड होगा ना, वो ब्रांड जो अच्छा ब्रांड होगा, वो जिसका नामचीन ब्रांड होगा, उसने आप उसका पेटेंट करके रखा होगा, यानी उसको रजिस्टर करके रखा होगा, जो कि नॉर्मली जो दूसरे जो जनरल वाले जो लोकल चीज़ें रहती है उस पर नहीं रहता है, ठीक है, उनके पास उसका पेटेंट नहीं रहता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, ये सेम आपकी जो कॉस्टली मेडिसिन है, जो जिसका दाम आपको बहुत ज़्यादा है, वो सेम उसी के जैसा ही इफ़ेक्ट आपको ये जेनरिक मेडिसिन है वो देती है। बट हमारे यहाँ देखिएगा आप मेडिकल वगैरह में, तो आपको जेनरिक मेडिसिन कम से कम मिलेंगी। क्यों कम से कम क्यों मिलती हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने होते हैं। तो इसीलिए देखिए, आप कोई छोटी से छोटी दवा भी आप लेने जाओ, ये मैं पेन किलर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे आपको कोई डिसीज़ है तो उस बारे में आपको जो मेडिसिन है ना, वो काफ़ी हद तक वो जो है कॉस्टली रहती है, वो इसीलिए रहती है। अगर वो जेनरिक मेडिसिन होगी तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होगी। अब जेनरिक मेडिसिन इतने सस्ती क्यों होती है? क्योंकि इनके पास कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, इनका मैन्युफैक्चर जो होता है वो भी बहुत बड़ी स्केल पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेडिसिन है वो सस्ती होती है, ठीक है। समझ गए ना? आपको जेनरिक मेडिसिन अगर आपको कोई पूछा तो समझ में आएगा, कोई क्या तुम्हारे एग्ज़ाम में ही पूछ सकता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब जेनरिक मेडिसिन में एक चीज़ और, कि अगर ये जेनरिक मेडिसिन आप अगर कम ज़्यादा, जो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना, उसी को अच्छे से पैक करके दूसरे डिब्बे में डाल के अपने ब्रांड लगा के वहाँ पे
ये उसी जो मेडिसिन है उसी को बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे बेचती हैं, सेल करती हैं। समझ में आया? तो ये सब ज़्यादा करके इंडिया में ही होता है। ओके ओके, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सब कुछ? ठीक है, आप जेनरिक मेडिसिन अगर कोई पूछेगा तो आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका है लाइफस्टाइल एंड डिसीज़। देखिए अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए क्या क्या होता है इसमें। आपको देखो लाइफस्टाइल और डिसीज़, इसका आपको ऐसे ये दोनों रिलेटिव टर्म है, यानी ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होगी तो आपके जो डिसीज़ होंगे वो ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ होंगे। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जो डेली है एक्सरसाइज नहीं करते, आप फैटी फूड ज़्यादा खाते हो जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें जो बैलेंस आप डाइट नहीं लेते हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, आपके जो आपका जो डिसीज़ है यानी आपकी जो सेहत है वो ख़राब होगी और आपको डिसीज़ हो सकता है। समझ गए ना? उसके बाद आपको जो अगर आप तंबाकू मान लो कोई तंबाकू खाता है, ठीक है, आप वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो क्या होगा उसको उसी रिलेटेड उसी के जैसे जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज़ेस हो गए, ये टाइप की वहाँ पे डिसीज़ उनको होगी। ठीक है, अगर उसके बाद देखिए क्या है, सफिशिएंट स्लीप। अगर आप वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, वो कम से कम सोते हैं, ठीक है, दिन में 8 आपको 6 से 7 घंटे आपको 24 आवर में सोने चाहिए, वो भी एक ही टाइम जो रात के टाइम है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप वो सफिशिएंट स्लीप नहीं लेते हो तो आपका मॉर्निंग उठोगे तो आपका हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, ये सब सारी चीज़ें होगी। ठीक है, और उसके बाद आप कोई अच्छा जो योगा नहीं करते, योगासन जो वगैरह होता है ना, योगासन प्राणायाम, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो, इससे भी आपको कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ये रेगुलर करोगे तब आप अपने बॉडी में काफ़ी हद तक फ़र्क देख सकते हो। कहने का मतलब अगर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज नॉर्मली डेली आपको आधे घंटे के अंदर में ही अगर आप मॉर्निंग उठ के करते हो, ठीक है, फ्रेश होने के बाद करना है, ठीक है, करते हो, तो क्या होगा कि आपको काफ़ी चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाए, आपको खुद ही महसूस होने का, आप एनर्जेटिक फील करोगे ज़्यादा। ठीक है, आपका जो माइंड है वो काफ़ी तेज़ चलेगा। ठीक है, जो कंपेरेटिवली आप पहले जैसा चलता था उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक, अब देखिए डिसीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो डिसीज़ है ना वो सिर्फ आपका बॉडी से ही डिसीज़ नहीं है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपका सपोज़ आपके एग्जांपल के तौर पर आपके बॉडी में पेन है, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आपके वो डिसीज़ है? नहीं, आपका वो जो पेन है ना वो नॉर्मली वैसे भी पेन हो सकता है, आपको वैसे भी चला जाएगा। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कैंसर है, ठीक है, तो ही आपको डिसीज़ है? नहीं, अगर आपका जो माइंड है ना वो अगर वो स्ट्रेस है यानी वो आपका जो दिमागी संतुलन है वो सही नहीं है, तो भी आप वो उस डिसीज़ में आते हो, वो भी एक डिसीज़ है, वो मेंटल डिसीज़ है। समझ गए ना? फिजिकली मेंटली आपका दोनों तरफ से जो डिसीज़ होता है वो है। ठीक, समझ में है ना? यानी कहने का मतलब आप सीधे सीधे ये समझो कि आप फिजिकली भी हो सकते हो और मेंटली भी इससे अफेक्ट हो सकते हो। किससे? डिसीज से। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अब लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखना कभी भी कि अगर जैसे हमें जो फास्ट फूड खाते हैं ना हम लोग, कहीं भी कॉर्नर जो चाइनीज़ कॉर्नर है या फिर कहीं और दूसरी जगह, वो अगर हम खाते हैं, चलो ठीक है मैं मानता हूँ आप खाते हो तो खाओ, मैं मना नहीं करूँगा, बट उसको आपको जो कंज्यूम है, जो आपको वीक में अगर मान लो 4 दिन खाते हो, पूरे हफ्ते में 4 दिन खाते हो, तो आप उसको कम से कम 1 दिन में लेके आओ, 2 दिन में लेके आओ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें जब ज़्यादा होगी आपके बॉडी में, सोडियम या फिर पोटेशियम ये सब चीज़ ज़्यादा होगा ना, तो आपको हार्मफुल ही करेगा, वो फ़ायदा आपको नहीं करेगा। समझ गए ना? उसमें आपको जो चाइनीज़ भेल है उसमें आपको प्रोटीन मिला के नहीं देता है वो। समझ गया ना मेरी बात? जो चटनी रहती है उसमें प्रोटीन पूरा प्रोटीन नहीं भरा हुआ रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, उससे अच्छा आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ वेजिटेबल खाओ। रॉ वेजिटेबल में जैसे आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, ओनियन हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, वो भी रॉ में, कच्चा। ठीक है, पका के भी खा सकते हो। ठीक है, पकाने का मतलब आप बहुत सारा मसाला तेल वगैरह ना डालो। ठीक है,
नॉर्मली पकाओ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है बॉइल्ड फूड, जो कि हमको पसंद नहीं आता। सिर्फ बॉयल हुआ खाना आपको पसंद ही नहीं आएगा, जबकि वो सबसे सुपीरियर माना जाता है और सबसे अच्छा मील माना जाता है। बट ऐसा कोई करता नहीं है। मैं आपको ये बस बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर डाइट लो। मतलब आप एक ही वेजिटेबल आपको हफ्ते में नहीं करना, आपको हर वेजिटेबल अलग अलग टाइप की वेजिटेबल, फिश, चिकन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पे अलग अलग खानी है। कहने का मतलब ये आपको जो डाइट है ना वो बैलेंस करना है, ठीक है ना। आपको महीने में आपको हर चीज़ें खानी है, ठीक है। कोई भी एक ही चीज़ से आप वे पूरी की तरह विटामिन नहीं ले सकते, समझ गए ना। यहाँ तक मेरी बात समझ गए। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपको डिसीज़ से बचना है तो, ठीक। अब उसके बाद देखिए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, देखिए ये वैक्सीनेशन है ना, वो कोई भी डिसीज़ है जो इन्फेक्शियस है, यानी वो संक्रामक है, फैल रहा है, फटाफट फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है वो वैक्सीन बनाया जाता है। फ़िलहाल के तौर पर अभी जैसे आप जान ही रहे हो जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस वैक्सीन को डेवलप करने में, जिससे इस बीमारी को, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को रोका जा सके। तो उसी तरह जो बहुत पहले ही बीमारियां आ चुकी है उसका वैक्सीनेशन हमारे पास है, यानी हमारे पास है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, जो पोलियो वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास वैक्सीन है इसकी, तो हम लोग उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और हम उस बीमारी से बचे रहते हैं। उसकी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में मौजूद रहती है, ठीक है। अगर वो बीमारी आएगी तो हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से उसको लड़ लेगा, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन का काम, ठीक है। अब वैक्सीन देखो, इतनी आसानी से वैक्सीन कोई बना नहीं सकता। वैक्सीन बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, 1.5 से 2 साल से ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। रिजल्ट कैसा आ रहा है, इसका दूसरी बीमारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम लोग इसको वैक्सीन दे देते हैं तो इसका रिजल्ट बाद में क्या आएगा, 3 महीने बाद का असर क्या होगा, अगर मान लो इसको ये बीमारी है तो अगर वैक्सीन दे देंगे तो क्या होगा। ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी इस पर रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों पर टेस्ट किया जाता है, समझ गए ना। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को टेस्ट किया जाता है, और डोज कैसे देना है, डोज के हिसाब से अलग अलग डोज बनाए जाते हैं कि दिन में 2 बार देना है, 3 बार देना है, ठीक है, या फिर महीने में सिर्फ 1 बार देना है। तो ये सब सारी चीज़ें उनको कैलकुलेट करनी पड़ती है, सारे हिसाब किताब लगा के तभी ये जो वैक्सीन होती है वो सर्टिफाइड होती है और बाद में मार्केट में आती है। समझ में आया, ये वैक्सीन का काम है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो आपका जेनरिक मेडिसिन उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए उसने एक जो स्कीम थी वो लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसके तहत क्या होता था, 1 जुलाई 2015 में अब ये लॉन्च हुई थी। इसके तहत क्या होता था कि जो दवाएँ हैं, जो सिटीजन हैं उनको दवाएँ जो है वो कम से कम कीमत पे उनको मिलती हैं। जो क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइस, यानी उनको अच्छे से अच्छे दामों में वो दवाएं उनको मिलती हैं जो कि उनको ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड वाला जो टॉपिक है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन कंपनीज़ एक्सपोर्ट द जेनरिक मेडिसिन। जो इंडियन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसको लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। हाउएवर दोज मेडिसिन्स आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम, ठीक है। ये जो मेडिसिन होती है, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, इसको ब्रांड नेम से इसको सोल्ड करते हैं, यानी बेचते हैं, ठीक है। विथ हायर प्राइस इन इंडिया, जो इंडिया में ही वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेचते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाते हैं। आपने कभी मेडिसिन आप ले लो, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी बीमारी हो गई तो अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जो दवा देगा तो वो तो अलग है, ठीक है। उसके साथ जो आपको लिख के देगा ना वो आपको महंगा पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अमेरिका में 80%, इन अमेरिका 80% मेडिसिन, जो 80% जो अमेरिका की जो पब्लिक है वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करती हैं, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जो जेनरिक मेडिसिन होता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है 100 ऑफ बिलियंस ऑफ जो 100 बिलियन से ज़्यादा जो पैसा है वो क्या होता है, बच जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा है, 100 ऑफ बिलियंस, बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है, ठीक है। अब बचता कैसे है, क्योंकि ये दवाएं सस्ती आती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी जो मार्केट होती है, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है मेडिसिन की, वहाँ से इनको ख़रीदना नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
तो ये सस्ते से सस्ता में आपका उनका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो हो जाता है। ठीक है, इससे उनका बहुत सारा पैसा बच जाता है, जो कि इंडिया में अभी फ़िलहाल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉसिबल करो बड़े होके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लड डोनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो आप साथ ही साथ RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी देते हो आपके ब्लड के अंदर, जो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, आपको डिटेल में कभी मैं बता दूंगा ब्लड का। ठीक है, तो ये जो आप अगर एक बार ब्लड देते हो तो आप कम से कम 3% को आप बचा सकते हो। और अगर साल भर में आप 4 बार देते हो, 4 बार मैक्सिमम आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप 4 बार अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आप कम से कम 12 लोग को, जो पेशेंट है जिनको ब्लड की ज़रूरत है, उसको, उनकी लाइफ को बचा सकते हो। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको ख़त्म हो गया ये लेसन। आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया। आप लाइव आए थे बराबर ना, मैंने आपको बता दिया कि इसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं। ठीक है ना, कब करने हैं, ये सब चीज़ें अब मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ओके, बाय।